सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है इंडिया यूएस डिफेंस फ्रेमवर्क। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया और यूएस ने न्यू फेज़ अपना जो है स्ट्रेटजिक और डिफेंस पार्टनरशिप में शुरू किया है। 10 ईयर फ्रेमवर्क फॉर इंडिया यूएस मेजर डिफेंस पार्टनरशिप को रिन्यू करके। तो ये सबसे पहले 2005 में साइन किया गया था, उसको 2015 में रिन्यू किया गया और अब इसको 2025 में फिर से रिन्यू किया गया है अगले 10 साल के लिए। दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो अपने फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स को एनहेंस करना चाहती हैं और 2025 का फ्रेमवर्क जो है वो अगले डेकेड के लिए जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ये हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव डिफेंस कोलैबोरेशन दे रहा है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, जिसमें एक स्ट्रक्चर्ड पॉलिसी रोड मैप होगा कैसे कोलैबोरेशन अक्रॉस मिलिट्री, इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल डोमेन्स हो सकता है। फिर कॉपरेशन जो है वो को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट ऑफ एडवांस डिफेंस सिस्टम्स में भी होगा। स्ट्रेंथन किया जाएगा इंटेलिजेंस एक्सचेंज और कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म। एक्सपेंशन होगी रेगुलर बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल एक्सरसाइजेस की। एक री होगी जॉइंट विजन फॉर फ्री ओपन एंड रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक की भी। तो इंडो पैसिफिक जो है एपी सेंटर बन चुका है स्ट्रेटजिक कंपटीशन का, क्योंकि चाइना जो है असर्टिव पोस्चरिंग करता है और ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है उसका। तो इस फ्रेमवर्क के थ्रू इंडिया अपने आप को रीपोजिशन कर सकता है एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन इंडो पैसिफिक। ये एनकरेज करेगा यूएस फर्म्स को कि वो इन्वेस्ट और कोलैबोरेट करें इंडिया के डिफेंस प्रोडक्शन इकोसिस्टम में। रिड्यूस करेगा डिपेंडेंस ऑन सिंगुलर सोर्सेज ऑफ डिफेंस इंपोर्ट्स ऑल्सो। ठीक है, तो ये रोड मैप बेसिकली अलाइन कर रहा है इंडिया के विजन ऑफ मेंटेनिंग पीस, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सोवरेनिटी इन इंडो पैसिफिक रीजन। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं साउथ ईस्ट एशिया स्कैम नेटवर्क। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो लगभग 500 इंडियन सिटीजन्स को रेस्क्यू किया गया है या स्केप किए हैं वो के पाक साइबर क्राइम हब से, म्यावड़ी म्यांमार से, नियर थाईलैंड बॉर्डर, जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने रिपैट्रिएट किए हैं। तो के पार्क वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस स्कैम सेंटर्स है म्यावड़ी टाउनशिप, कारन स्टेट में, म्यांमार थाईलैंड बॉर्डर पर। ये बॉर्डर गार्ड फोर्स जो है वो कंट्रोल करती है और ये क्लोजली लिंक्ड है म्यांमार की आर्मी के साथ। और इनके जो है इलीगल स्टारलिंक इंटरनेट का भी यूज़ करते थे स्कैम सेंटर्स में। और डीप कोल्यूजन है वहाँ की मिलिट्री अथॉरिटीज़ और क्रिमिनल नेटवर्क्स के बीच में। तो ये स्कैम सेंटर्स बेसिकली लार्ज जेल लाइक कंपाउंड्स हैं जहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ पीपल को ट्रैफिक करके फोर्स किया जाता है कि वो साइबर क्राइम्स कमिट करें। ये हाईली ऑर्गेनाइज्ड, गार्ड और प्रॉफिट ड्रिवन है। तो ये कई तरह के साइबर क्राइम्स करते हैं। फेक जॉब एड्स ऑनलाइन डालते हैं और जैसे ही जो ये विक्टिम्स इनके आ जाते हैं उनके पासपोर्ट सीज करके उनको वहाँ पर एक तरह से स्लेव की तरह रखते हैं। और हाईली जो है इम्पॉर्टेंट जो या हाईली जो आपके डिफ़िकल्ट साइबर क्राइम्स है वो इनसे करवाते हैं। तो ये मोस्ट नोटोरियस स्कीम यहाँ पर पिग बुचरिंग होती है, मतलब रोमांस और इन्वेस्टमेंट टाइप स्कैम्स जो है वो किए जाते हैं यूज़र्स के साथ। तो ये लार्ज स्केल ऑनलाइन स्कैम सेंटर जो है वो लॉलेस बॉर्डर रीजन्स में एग्जिस्ट करते हैं। वीक गवर्नेंस और आर्म्ड ग्रुप्स जो है उन्होंने फेल्ड स्टेट की कंडीशंस क्रिएट कर दी हैं म्यांमार में, जहां पर ऐसे ऑपरेशंस फ्लरिश हो रहे हैं। म्यांमार की मिलिट्री ने ही बीजीएफ स्कीम जो है मिड 2000s में बनाई थी ताकि एथनिक मिलिशिया जो है वो अपने वेपन्स जो है वो अपने कंट्रोल में रखें और लोकल कंट्रोल भी इस्टेब्लिश हो सके। ठीक है, और वो इन रिटर्न उनको लॉयल्टी देते हैं मिलिट्री को। तो अंटिल 2024 मोस्ट स्कैम विक्टिम्स जो चाइनीज सिटीजन्स थे, लेकिन चाइना ने फिर जो है ऑपरेशन 1027 लॉन्च किया और वहाँ पर मेजर ऑफेंसिव करके इनको शट कर दिया। लेकिन ये स्कैम जो है वो बंद नहीं हुआ, ये ऑपरेशन जो है थाई बॉर्डर की तरफ मूव हो गए। मार्च 2025 में इंडियन एयरफोर्स ने भी रेस्क्यू किए कई सारे सिटीजन्स। और अब इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने भी कहा है कि ये डीपली कंसर्निंग है इंडिया के लिए, ये साइबर स्कैम सेंटर्स जिन्होंने इंडियन नेशनल्स को भी इंट्रैप किया हुआ है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इसरोज हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट। टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसरो ने जो है CMS-03 सैटेलाइट लॉन्च की है LVM-3M5 लॉन्च व्हीकल के साथ के थ्रू। तो ये CMS-03 सैटेलाइट 4400 kg प्लस की है, मल्टी बैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में इसको प्लेस किया गया है। पहली बार इसरो ने एक ऐसी सैटेलाइट लॉन्च की है जो 4000 kg से ऊपर की है और GTO में उसे लॉन्च किया गया है, वो भी इंडियन सॉइल से। तो एक न्यू बेंचमार्क है ये सेल्फ रिलायंट सैटेलाइट लॉन्चेस में। इसके डिफेंस और स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशंस दोनों हैं। इंडिया की मोस्ट पावरफुल और रिलायबल लॉन्च व्हीकल है आपका LVM-3, जो 4000 किलो तक का पेलोड GTO तक लेके जा सकता है और 8000 kg का जो है पेलोड वो LEO में लेके जा सकता है। तो इसमें जो है फर्स्ट स्टेज है वो सॉलिड रॉकेट बूस्टर की है, सेकंड स्टेज जो है लिक्विड प्रोपेलेंट स्टेज है, थर्ड स्टेज जो है वो क्रायोजेनिक स्टेज है। ठीक है, वो भी इंटायरली इंडिजिनस है।
तो इसरो एक सेमी क्रायोजेनिक इंजन भी बना रहा है ताकि अपने पेलोड कैपेसिटी को 10,000 kg तक लो अर्थ ऑर्बिट में लेके जा सके। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल मरीन फिशरीज सेंसस 2025। ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट और मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज जो है उन्होंने मरीन फिशरीज सेंसस 2025 जो है वो लॉन्च किया है। ये 5th एडिशन है मरीन फिशरीज सेंसस का। फुल्ली फंडेड है बाय डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज। 13 कोस्टल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जो है इसमें कवर की जाएंगी, इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक। ये टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक जो है अवार्ड किया गया है 2025 के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसको इंस्टीट्यूट किया था 2024 में, ताकि एनकरेज किया जा सके प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स और बूस्ट हो सके मोराल ऑफ ऑफिसर्स। ये रिकग्नाइज करता है एक्सीलेंट वर्क, प्रमोट करता है हाई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स अमंग सिक्योरिटी फोर्सेस, खासकर स्पेशल ऑपरेशन, इन्वेस्टिगेशन, इंटेलिजेंस और फॉरेंसिक साइंस की फील्ड्स में। तो इसको पिछले 4 कुछ अवार्ड्स थे उनको मर्ज करके बनाया गया है, और ये पुलिस फोर्सेस, सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस, इंटेलिजेंस विंग ब्रांच, स्पेशल ब्रांच ऑफ स्टेट या यूनियन टेरिटरी, CPF, CPOs, इन सबको दिया जाता है 31 अक्टूबर को एवरी ईयर। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग जो है अपना बेंगलुरु में सेंटर खोल चुके हैं। ये ऑटोनॉमस बॉडी है इन द फील्ड ऑफ पैकेजिंग। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंडर आते हैं। 1966 में स्टैब्लिश हुए थे। प्रमोट करते हैं एक्सपोर्ट मार्केट में इनोवेटिव पैकेज डिज़ाइन या डेवलपमेंट जो है वो प्रोवाइड करके, और अपग्रेड करते हैं ओवरऑल स्टैंडर्ड्स ऑफ पैकेजिंग इन द कंट्री ऑल्सो। ये इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व है ट्रेनिंग और एजुकेशन में भी इन द फील्ड ऑफ पैकेजिंग। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ पार्टी ऑटोनॉमी। ये टॉपिक आपके पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है डॉक्ट्रिन ऑफ पार्टी ऑटोनॉमी जो है वो लिमिटलेस नहीं है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ पार्टी ऑटोनॉमी क्या होता है? बेसिकली जो पार्टीज़ जो हैं वो डिस्प्यूट्स कैसे रिजॉल्व हो उसके लिए वो उनके पास फ्रीडम होती है। ठीक है, वो फ्रीडम होती है लॉज डिटर्मिन करने का, आर्बिट्रेशन की प्लेस डिटर्मिन करने का, और सिलेक्शन ऑफ आर्बिट्रेटर्स ऑल्सो। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार बोला कि ऑटोनॉमी जो है वो इक्वल फुटिंग पे होनी चाहिए, मतलब दोनों पार्टीज़ के पास मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन होनी चाहिए उनकी आर्बिट्रेटर अपॉइंटमेंट प्रोसेस में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं आईएनई एयरबेस। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया ने अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए हैं स्ट्रेटजिक आईएनई एयरबेस तजिकिस्तान में। 2002 से जब हम ये जो है ऑपरेशंस वहाँ चला रहे थे। तो ऑफकोर्स तजिकिस्तान में लोकेटेड है फर्स्ट ओवरसीज़ मिलिट्री फैसिलिटी ऑपरेटेड बाय इंडिया। वेस्ट ऑफ दुशानबे में लोकेटेड है ये, कैपिटल जो है वहाँ की। इंडिया ने ये आईएनई एयरबेस मिड 2000s में लिया था, और वहाँ पर $100 मिलियन अभी तक हम लगा चुके हैं, और वहाँ का रनवे एक्सटेंड किया गया, अपग्रेड की गई फैसिलिटीज़। ठीक है, इंडियन आर्मी वहाँ पर अपनी 200 पर्सोनल भी जो है वो रखती थी, आर्मी और एयरफोर्स की। इंडिया ने लेकिन इसको विड्रॉ कर लिया। जो बायलैटरल एग्रीमेंट 2022 में एंड हुआ वहाँ से विड्रॉ कर लिया। अभी तक इंडिया वहाँ पर अपने कॉन्टैक्ट रखता था एंटी तालिबान फोर्सेस के साथ बिफोर 2001, और एक रूट दिया गया ह्यूमैनिटेरियन एड टू अफगानिस्तान ऑल्सो। ये सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है अफगानिस्तान के वखान कॉरिडोर से, जो कि POK के बॉर्डर पर पड़ता है। एयरबेस को यूज़ किया गया था 2021 में भी, जब इवैक्यूएट करना था इंडियन नेशनल्स को, ऑफिशियल्स को, आफ्टर तालिबान टेक ओवर। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सिविरेबिलिटी। ये टॉपिक आपके पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है कि डॉक्ट्रिन ऑफ सिविरेबिलिटी जो है वो एप्लीकेबल है सूट्स फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए भी, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में। तो ये डॉक्ट्रिन क्या कहती है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉज को एड्रेस करती है ये लीगल प्रिंसिपल। उसमें कहा जाता है कि कुछ प्रोविजंस अगर इनकन्सिस्टेंट भी हैं फंडामेंटल राइट से, तो सिर्फ उन प्रोविजंस को काटा जाएगा, बाकी के लॉ को नहीं उड़ाया जो है वो ख़त्म नहीं किया जाएगा। तो जो है सिर्फ कन्फ्लिक्टिंग या रिपग्नेंट पार्ट जो लॉ के होते हैं उनको ही सिर्फ वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा। पूरे जो है लॉ को जो है ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए सिर्फ उनको ही सिवियर कर दिया जाएगा। तो गुड प्रोविजन जो है वो अपहोल्ड किए जाएंगे, इन्फोर्स किए जाएंगे, और बैड वंस को जो है वो ख़त्म किया जा सकता है। इसको हम इसलिए डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी भी कहते हैं। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is India-US defense framework. This topic is important for your international relations. So India and US have entered into a new phase of their strategic and defense partnership with the signing of a 10-year
framework for the India-US major defense partnership. So this partnership began taking concrete shape with the 2005 Defense Framework Agreement renewed in 2015, and both countries have established foundational agreements like LEMOA, COMCASA, BECA, and SOSA. And this 2025 framework extends this cooperation into the next decade. So this comprehensive defense collaboration between India and US would ensure that a structured policy roadmap exists to enhance collaboration across military, industrial, and technological domains. Both sides have also agreed to expand cooperation in co production and co development of advanced defense systems, strengthening intelligence exchange and coordination mechanisms, expansion of regular maritime or bilateral or multilateral exercises, reinforced a vision of free, open, and rules-based Indo-Pacific. So this in the that Indo-Pacific has become the epicenter of strategic competition with China's assertive posturing and growing influence here. So this agreement reinforces India's position as a net security provider in the Indo-Pacific. It encourages US firms to invest and collaborate in India's defense production ecosystem. It also reduces dependence on singular sources of defense imports. Okay, so this 10-year defense roadmap aligns closely with the shared vision of maintaining peace, freedom of navigation, and sovereignty in the Indo-Pacific region. Okay. So the next topic is Southeast Asia Scam Network. This topic is important for your security section. Around 500 Indian citizens who recently escaped the KK Park cybercrime hub in Myawaddy, Myanmar, near the Thailand border, are being repatriated by the Indian government. So this episode underscores the rapidly growing crisis of transnational scam centers in Southeast Asia. So KK Park is one of the most notorious scam centers located in Myawaddy Township, Karen state of the Myanmar-Thailand border. It is controlled by the BGF, who works closely with the Myanmar's army chief. So, a symbolic raid was made, which caused panic among thousands of low level workers. But it highlights the deep collusion between military authorities and criminal networks. So, these scam centers are basically large jail like compounds where thousands of people are trafficked and they are forced to commit cyber crimes. And these facilities operate like factories. They are highly organized, guarded, and profit driven. The scammers here post fake job ads online, and then they entrap the victims, mostly who are from India, China, Vietnam, Philippines, Africa, and Latin America. Once inside, their passports are seized and they face 12-hour workdays and threats of torture also. The most notorious scheme is pig butchering here, which is a mix of romance and investment scams. Other common frauds include impersonation scams also. According to the UNODC, large scale online scam centers thrive in lawless border regions and militia controlled zones across Southeast Asia. And weak governance and armed groups have created failed state conditions which allow such operations to flourish. In mid 2000s, Myanmar's military created this BGF scheme so as to allow ethnic militias to keep their weapons and local control in return to loyalty for the military junta. After 2021 coup, the junta partners, including the BGF, were given free rein to expand their illicit businesses. Until 2024, most scam victims were Chinese citizens, but China launched an offensive operation in 2023 and shut down BGF-run scam centers in northern Shan state. But despite this crackdown, the scam industry did not end. It just moved. Operations shifted south towards the Thai border. In March 2025, the Indian Air Force rescued 283 citizens from Thailand, while over 1,600 Indians have been repatriated from Myanmar's scam compound since July 2022. India has said that they are deeply concerned about these cyber scam centers which have entrapped Indian nationals. So the next topic is ISRO's heaviest communication satellite. This topic is important for your science and tech section. So ISRO has launched this CMS-03 from LVM-3 M5 launch vehicle. CMS-03 weighs about 4,400 kg plus, and it is designed as a multi-band communication satellite. It has been placed in geosynchronous transfer orbit. It is the first time ISRO will be launching a satellite exceeding 4,000 kg to a GTO from Indian soil. So it marks a new benchmark in self-reliant satellite launches, and it is important for particularly for defense and strategic applications. LVM-3, it's India's most powerful and reliable launch vehicle. It is designed to carry up to 4,000 kilograms of payloads to GTO and 8,000 kg of payloads to low Earth orbits. It has the first stage, which is solid rocket boosters. The second stage is liquid propellant stage. The third one is the liquid hydrogen and liquid oxygen based cryogenic engine. The launch vehicle has been developed using entirely indigenous technologies. Okay, ISRO is also planning to develop a semi-cryogenic engine, which will increase the payload capacity to 10,000 kgs in LEO. Okay.
So the next topic is National Maritime Fisheries Census 2025. This topic is important for our economy section. Union Ministry of State for Ministry of Fisheries has launched the Marine Fisheries Census 2025. It is the fifth edition of the Marine Fisheries Census, fully funded by Department of Fisheries, and 13 coastal states and union territories, including Andaman Nicobar Islands and Lakshadweep, are being covered under this. So the next topic is Kendriya Griha Mantri Dakshata Padak. This topic is important for your governance section. So recently the Kendriya Griha Mantri Dakshata Padak has been awarded for the year 2025. It is instituted by Ministry of Home Affairs since 2024 to encourage professional standards and boost the morale of officers. It is given to recognize excellent work, promote high professional standards, and boost the morale of officials in the fields of special operation, investigation, intelligence, forensic science. It is created by merging four previously existing MHA awards, and it is conferred on the members of police forces, security organizations of states, union territories, and even the Indian Union. Okay, so it is announced on 31st of October every year. So the next topic is Indian Institute of Packaging. This topic is important for our economy section. So Indian Institute of Packaging opened its Bangalore center recently. So IIP is an autonomous body in the field of packaging. It works under the administrative control of Ministry of Commerce and Industry. It was established in 1966, and the main objective of this institute is to promote the export market by way of innovative package design and development, as well as to upgrade the overall standards of packaging in this country. So this institute is involved in training and education in the field of packaging as well. Okay. So the next topic is doctrine of party autonomy. This topic is important for your polity section. So Supreme Court has recently held that doctrine of party autonomy is not limitless. So this doctrine basically states that there is freedom of the parties to choose the process of resolving disputes. Okay, it confers on the parties the freedom to determine laws, place of arbitration, selection of arbitrators, etc. Supreme Court has also held that such autonomy must be exercised on an equal footing, which means that both parties having a meaningful participation in the arbitrator appointment process. So the next topic is INE Air Base. This topic is important for your international relations. So India has rounded off its operations at the strategic INE Air Base in Tajikistan after helping it run since 2022. So INE Air Base is located in Tajikistan. It is the first overseas military facility operated by India, located just west of Dushanbe, that is the capital of Tajikistan. India began developing the INE Air Base in early 2000s. India invested close to $100 million in the development and modernization of the airbase. It extended the runway to 3,200 meters and upgraded facilities for refueling, repairs, and hangars. At times, India even stationed around 200 personnel from the Army and Air Force at this site. India withdrew from the airbase after a bilateral agreement on stationing Indian personnel at the location ended in 2022. The base enabled India to maintain contact with anti-Taliban forces before 2001 and later provided a route for humanitarian aid to Afghanistan also. This base is just about 20 kilometers from Afghanistan's Bakhan corridor, which borders POK also. So this airbase was used in 2021 to evacuate Indian nationals and officials from Afghanistan after the Taliban takeover. Okay. So the next topic is doctrine of severability. This topic is important for our polity section. Supreme Court has clarified that the doctrine of severability is applicable in suits for specific performance, but only in exceptional cases. So this is a fundamental legal principle which plays a crucial role in addressing the constitutionality of laws where when some provisions are inconsistent with fundamental rights. Okay, so in such cases, only that conflicting or repugnant part of the law is considered void, but not the entire law or statute. So the good provisions are upheld and enforced, but the bad ones are removed. Okay, so it is also therefore called the doctrine of separability also. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.